चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आप बताना चाहूँगा, आज हम लोग पढ़ेंगे मैदान या मैदानी क्षेत्र, भारत में मैदानी क्षेत्र, जो कि भौगोलिक विभाजन का एक टॉपिक ही है। लेकिन हमने मैदान को अलग से इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और मैदान की वजह से एक टॉपिक हम लोग अलग से ही मैदान का पूरा पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके हम लोग भौगोलिक क्षेत्र में विभाजन में न रख करके मैं इसको अलग से ही टॉपिक के रूप में कवर करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए, आज हम लोग सबसे पहले अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पहले हम लोग बात कर लें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और आप इस बात से वाकिफ भी होंगे कि यहाँ पर लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं, और योग्य तथा अनुभवी टीचर भी यहाँ पे क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, और हर साल यहाँ से रिजल्ट भी होता है। स्वाभाविक बात है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक इंडिया में ना है, न है तो होने की कोई संभावना हो सकती है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आइए इसकी प्रमुख विशेषता देख लेते हैं, आखिर क्यों ऐसा है। तो इसकी प्रमुख जो विशेषता है, वो विशेषता क्या है कि डेली लाइव क्लासेस होती हैं, अर्थात लाइव क्लास के दौरान आप किसी भी एजुकेटर से डाउट क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, चैट पोल हमेशा खुला रहता है। तो पहली विशेषता तो डेली लाइव क्लासेस, अर्थात अर्ली मॉर्निंग से लेकर के मिड नाइट तक क्लासेस चलती रहती है। तो सोच लो आप कितना लाभ उठा पा रहे हैं इसका, है ना। चलिए, दूसरी बातें हम लोग करते हैं कि लाइव टेस्ट क्विजेज कराए जाते हैं। अब आपको पता ही होगा कि टेस्ट और कॉम्बो कॉम्बो वाला भी बीच में फीचर आया था, आप लोग जुड़े नहीं थे, मैं आप लोगों को बताया था कि आप लोग जुड़ जाइए, लेकिन आप लोगों ने जुड़ा नहीं। वहाँ पे इनाम के साथ भी रखा गया है, बहुत सारे टेस्ट जो वहाँ पे आप दोगे तो वहाँ पे इनाम भी मिलेगा, फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, सेकंड रैंक, फोर्थ रैंक, जो भी रैंक लाते हैं आप लोगों को इनाम प्रॉपर तरीके से मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग संडे संडे जो है कि अपीयर हो जाया करें और टेस्ट दिया करें आप लोग, है ना। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट यूट्यूब पे भी होता है, इसके बाद स्पेशल क्लासेस भी कराया जाता है। तो इसकी विशेषता है अनलिमिटेड एक्सेस भी है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड देखो दिया गया, अनलिमिटेड का मतलब यदि आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आप हमेशा देख सकते हैं, ठीक है ना। और स्ट्रक्चरल कोर्स भी है। स्ट्रक्चरल कोर्स का मतलब क्या होता है कि आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसका एक प्री डिफाइंड सिलेबस होता है, और उस सिलेबस के अंतर्गत रह करके ही पूरी की पूरी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता है। तो अनअकैडमी की ये प्रमुख विशेषताओं में से एक माना जाता है, ठीक है। क्लियर, आगे हम लोग चलते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कैसे करोगे, ये प्रश्न बनता है। तो आप सिंपल से अपने मोबाइल को उठाइए और प्ले स्टोर में जा करके आप इसको क्या करें, डाउनलोड कर लें। आइए मेरे बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, मेरे बारे में जानकारी आप लोग ले लो। कि श्रवण कुमार नाम है, 8 साल का एक्सपीरियंस, 2 टाइम इंटरव्यू, मास्टर डिग्री विद इकोनॉमिक्स और डायनेमिक अप्रोच के साथ पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूँ। और unacademy@श्रवण कुमार ये सारे कैपिटल लेटर में है। तो मेरा टेलीग्राम लिंक है, तो आप यहाँ से जुड़ करके PDF वगैरह भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम आगे, और जो भी वीडियो जो पीछे से छूट जाती है तो सारी वीडियो भी आप वहाँ जा करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं 100+ टॉप एजुकेटर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अनअकैडमी एक ऐसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इंडिया का है कि जहाँ पर टॉपर्स एजुकेटर्स आपको मिलेंगे। तो आप सोच सकते हैं ना कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो टॉपर एजुकेटर से पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार पढ़ना जरूर पड़ेगा। तो यदि कैसे आप, जब तक आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे तब तक आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। तो स्वाभाविक बात है, आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और टॉपर एजुकेटर से पढ़िए। जैसे देखो, यहाँ पे हमारे रोमन सैनी सर हैं, और यहाँ पे मुन्नाल सर भी हैं, अमन सर भी हैं, मुदित सर भी हैं, अदर्स नेम भी है। तो अदर्स नेम में भी आप जा करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। कंप्रेहेंसिव सिलेबस, यहाँ पे कोई भी सिलेबस आपसे छूट नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, जिस सिलेबस की आप तैयारी करेंगे, जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी करेंगे, उस सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है। बिना सब्सक्रिप्शन के थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस, IR, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, NCERT समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्स, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करेंट इंडियन इकोनॉमिक, प्रैक्टिस स्टडी, आंसर राइटिंग। तो ये सारे के सारे कॉम्बो के रूप में दिए जाते हैं, कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस होते हैं। एक भी सिलेबस ऐसा नहीं है जो अनअकैडमी पर नहीं पढ़ाया जाता हो, ठीक है। चलिए अब आइए हम लोग जरा सब्सक्रिप्शन पे बात कर लेते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, प्लस का है, किसका है, प्लस GS सब्सक्रिप्शन, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। 1 महीने की जो फीस इसकी है
वो 9,000 रुपये है। 3 महीने की जो फीस है 22,500, 6 महीने की जो फीस है 40,500, 12 महीने का 49,500 और 24 महीने का 72,000 और 36 महीने का 90,000 रुपये फीस है। लेकिन मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं अगर आप, तो आपको 10% का सीधा सीधा डिस्काउंट मिलता है। वो 1 महीने की फ़ीस हो जाएगी 8100 रुपये और 3 महीने का 20,250 और 6 महीने का 36,450, 12 महीने का 44,550, 24 महीने का 64,800 और 36 महीने का 8100 रुपये। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आप लोग जल्दी करें, मेरा रेफरल कोड यूज करें और सब्सक्रिप्शन लें। लेकिन इससे बेहतर सब्सक्रिप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इससे बेहतर जो सब्सक्रिप्शन है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूरा का पूरा टीम मेंबर, जो अनअकैडमी के टीम मेंबर हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं और प्लस एजुकेटर, जो भी एजुकेटर से आप पढ़ना चाहेंगे वो दोनों लोग मिलकर के आपका सहयोग करेंगे। क्योंकि आप जो है कि लॉन्ग टाइम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, नीड पड़ेगी किसी भी एजुकेटर या सपोर्टर की। तो आपको एक बढ़िया मंच है और एक बढ़िया प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे आपको टीम मेंबर सपोर्ट करेंगे, एक्सपर्ट टीम होती है और साथ साथ अपने मुताबिक आप एजुकेटर को आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, 12 महीने की जो इसकी फ़ीस है, वो 12 महीने की जो फीस है, ये 12 महीने की फ़ीस है 69,500 रुपीज़। 24 महीने का 1,07,000, 36 महीने का 1,41,000। लेकिन मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ये 12 महीने के फीस जाएगा 62,550, 24 महीने का 96,300, 36 महीने का 1,26,900 रुपये। ठीक है। आइए इसके साथ साथ देखिए अनअकैडमी क्या प्रोवाइड आप लोगों को कर रहा है, ऑप्शनल। और आपको पता है कि ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके मेंस में एक बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करता है। ये है बहुत बड़ा मार्क्स लाने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, 280 या 290 या 300 प्लस आप नंबर तभी पा सकते हैं जब तक कि आप नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो पक्का ये बात है कि आपको इतने मार्क्स तो मिल जाएंगे। और आपको पता है ये बहुत बड़ा पड़ाव होता है ऑप्शनल का, जहाँ पे अगर नंबर कम हुआ तो सीधा बाहर, अगर नंबर अच्छा हुए तो सीधा इंटरव्यू कॉल। ठीक है। चलिए, 1 महीने की जो इसकी फ़ीस है वो है 5,000 रुपये। 6 महीने की जो फ़ीस है 22,500, 12 महीने की जो फ़ीस है 27,500 और 24 महीने का जो फ़ीस है 40,000 और 36 महीने की जो फ़ीस है 50,000 रुपये। अब आप सोचो कि मेरा रेफरल कोड अगर यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वही 1 महीने की फ़ीस, 1 महीने की 4500, 6 महीने की 20,250, 12 महीने की 24,750 और 24 महीने की 36,000 और 36 महीने की 45,000। अब आप सोचो 3 साल का 45, अगर आप निकाल लो कैलकुलेशन करके, तो 1 साल का 15,000 रुपये। कहाँ मिलेगा इतना सस्ता? पॉसिबल नहीं है भाई, नहीं मिलेगा इतना सस्ता। तो आप सोचे नहीं, देखे नहीं, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें ऑप्शनल का, आइकॉनिक वाले का, और जल्दी से आप जो है कि अनअकैडमी से आप जुड़ने का प्रयास करें। चलें आगे हम लोग बात चलते हैं। देखो जरा, मोस्ट कॉम्पिटिटिव ये सारी चीज़ दिखाई गई है। और ये वाली पॉइंट देखो, ओनली 6 महीने रिमेनिंग, 6 महीने बचा हुआ है। जो लोग 2021 में एग्ज़ाम दे रहे हैं प्रीलियम का, उनके लिए 6 महीने, 6 महीने से कम भी समय बचा हुआ है अब। ठीक है, तो आप जल्दी करें, इनरोलमेंट अपना कर लें अनअकैडमी में, नहीं तो ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा, फिर खोजते रह जाएंगे सबको। ठीक है। देखिए अल्टीमेट जीएस बैचेज स्टार्ट बाइलिंगुअल में हो रहा है। ठीक, देखिए पाथवे क्लिक यूपीएससी से सी विद द इंडिया बेस्ट एजुकेटर के साथ में आप पढ़ सकते हैं। जैसे स्टार्ट 21 दिसंबर, फुल सिलेबस कवरेज किया जाएगा, टॉप एजुकेटर के साथ प्रीलियम टेस्ट सीरीज भी इसके साथ एनालिसिस की जाएगी, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी चलेगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी चलेगी। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है कि 2021 के लिए है, और ये 2022 के लिए और 2023 के लिए। तो 2021, 22, 23 जो भी लोग अपीयर होना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी करें और जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन लें। 2021 स्टार्ट सेशन 21 दिसंबर, 21 दिसंबर 2022, 2022, 23 और 21 के लिए है। ठीक है, तो आइए आप लोग समझ गए होंगे सारी चीज़ें। आइकॉनिक
सब्सक्रिप्शन से क्या लाभ मिलेंगे आपके? कनेक्ट विद द योर पर्सनल कोच, आप पर्सनल कोच से कनेक्ट रहेंगे हमेशा। कस्टमाइज योर स्टडी प्लानर, ठीक है, कैसे आपको करना है स्टडी ये प्लान करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है ना। अटेंड स्टडी बूस्टर सेशन, आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, बूस्टर सेशन भी चलेगा। बी पार्ट ऑफ द हाई इंटेंसिटी ऑफ द वर्कशॉप, वर्कशॉप भी होगा और प्रैक्टिस आंसर राइटिंग भी कराया जाएगा डेली। एक्सेलेरेटेड योर द प्रिपरेशन विद द डेली कंटेंट, ठीक है ना, आपको थोड़ा पुश किया जाएगा प्रिपरेशन के लिए डेली कंटेंट पे, है ना। और तीसरी बातें हैं मेन टेस्ट सीरीज विद द इवेल्युएशन, आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, ठीक है ना। तो आप जल्दी करें, आइकॉनिक वाला सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपके लिए बेटर ऑप्शन यही है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो प्री कम्स मेंस CSC UPSC प्री कम्स मेंस का मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें ध्यान रखिए आप लोग, ज्योग्राफी का सिलेबस चल रहा है, ठीक है। चलें, आई थिंक आप लोग इतनी समझ गए होंगे बातें सारी। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो है कि भारत का भौगोलिक विभाजन में मैदान देखेंगे हम लोग। भारत का भौगोलिक विभाजन, तो आज विभाजन में हम लोग देखेंगे मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। इस मैदानी क्षेत्र में हम लोग 3 क्षेत्रों को कवर करेंगे। पहला क्षेत्र है जिसको कहा जाता है उत्तर भारत का मैदान, बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, टॉपिक ठीक है। दूसरा पश्चिमी तटीय मैदान और तीसरा पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। तो हम लोग उत्तर, पश्चिम तटीय, पूर्वी तटीय मैदान पे सबकी हम लोग बात करते हैं और आप बेहतर तरीके से देखते चलें सारी चीज़ें, ठीक है। एक पहले मैं मैप बना रहा हूँ, आप लोग भी मैप बनाइए जरा, इंडिया का मैप आप इस तरीके से बनाइए, ठीक है। आप लोग अगर थोड़ा सा बना लेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। थोड़ा सा मैं इस प्रकार से, थोड़ा टेढ़ा हो गया है इंडिया का मैप, ठीक है, मैं इस प्रकार से बना, जरा यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। दिस इज द पार्ट, अगर इस पार्ट की हम बात करें, अगर हम इस पार्ट की बात करें, इस पार्ट की, तो ये देखिए जरा, ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है राजस्थान का मैदान। किसका बोला जाएगा? राजस्थान का मैदान। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये जो पार्ट है ये बोला जाएगा राजस्थान का मैदान, क्लियर। इसके बाद अगर मैं यहाँ से लेकर के चलूँ तो ध्यान से देखिएगा सभी लोग, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ तक मिला दूँ और यहाँ से अगर मैं पॉइंट लेकर के चलता हूँ, ये वाला पोर्शन अगर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को कहा जाएगा पंजाब हरियाणा का मैदान। क्या कहा जाएगा? मैं लिख देता हूँ, पंजाब भी है इसमें, हरियाणा भी है और दिल्ली भी आप डाल लीजिएगा, दिल्ली भी का मैदान, क्लियर। अगर इसके आगे हम लोग चलेंगे, ये जो बेल्ट है आपको बेल्ट मिलेगा, ये जो बेल्ट है यहाँ तक, ठीक है, और एक बेल्ट जो है कि एक बेल्ट आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। इस बेल्ट में जो है कि 3 बेल्ट हैं, इसको मान सकते हैं 3 क्षेत्र हैं, ऐसे 1 2 3 ऐसे मान सकते हैं आप लोग। इस पूरे क्षेत्र को जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है गंगा का मैदान क्षेत्र। क्या कहा जाता है? गंगा का मैदान क्षेत्र। और इस गंगा के मैदान क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इस वाले क्षेत्र को 3 भागों में
बांटा जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सभी लोग मैप पर सारी चीज़ें करवा रहा हूँ तो नोट करते चलिएगा आप लोग। एक जो यूपी वाला क्षेत्र है, दूसरा जो है कि बिहार वाला क्षेत्र है, और तीसरा जो क्षेत्र है वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र है। क्लियर? ये तीसरा वाला जो क्षेत्र है वेस्ट बंगाल वाला। यहाँ पे एक और मैदान मिलेगा, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कहा जाता है असम का मैदान। क्या कहा जाता है? असम का मैदान। ये बंगाल, पश्चिमी बंगाल का है क्षेत्र, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा सभी लोग। उत्तर बिहार वाला मैदान क्षेत्र इसको बोला जाएगा, उत्तर बिहार वाला मैदान क्षेत्र, ठीक है। इसको पूरा का पूरा गंगा मैदानी क्षेत्र बोला जाएगा, और गंगा मैदानी क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। एक यूपी वाला जो मैदान क्षेत्र है, बिहार वाला मैदान क्षेत्र है, और वेस्ट बंगाल वाला मैदान क्षेत्र है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रख करके चलिएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम लोग पूर्वी और पश्चिमी तट पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसके लिए अलग से एक मैप ड्रॉ करना पड़ेगा, तो उसमें हम आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन। हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान से देखते चले। अब अगर हम लोग बात करेंगे उत्तर के विशाल मैदान, क्या करेंगे? उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन अगर देखें, क्या हो रहा है, क्या लिखा जाए? अगर विभाजन की बात करूं मैं, तो इसका विभाजन 2 आधारों पे हम लोग देख सकते हैं। एक जो है कि हम लोग कह सकते हैं भौतिक या स्थलाकृति विभाजन, या दूसरा हम लोग कह सकते हैं प्रादेशिक या क्षेत्र वाइज अगर हम लोग कह सकते हैं, तो जिसमें हमने आपको बताया था, जैसे राजस्थान का मैदान, इसके बाद हमने बताया था पंजाब हरियाणा क्षेत्र का मैदान, और तीसरा हमने बोला था गंगा का मैदान। और गंगा के मैदान में 3 चीजें हैं, एक ऊपरी वाला भाग, दूसरा मध्य वाला, और तीसरा निम्न वाला। तो आप ये कह सकते हैं जो मैप में हमने दिखाया था, तो ऊपरी वाला भाग इधर से, फिर इधर मध्य, फिर इधर आओगे नीचे वाला भाग कहलाएगा, ठीक है। ये ऊपरी वाला है, ये मध्य वाला है, और इधर आओगे आप नीचे वाला भाग कहलाएगा, ठीक है। तो ये ऊपरी, मध्य और नीचे वाला भाग हो जाएगा, है ना। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र का मैदान इसमें आएगा, प्रादेशिक वाले में, क्योंकि हमने यहाँ बताया था ये जो एरिया है ये ब्रह्मपुत्र नदी का है, तो इसको ब्रह्मपुत्र का मैदान भी बोलते हैं हम लोग, हैं इसको मैदान कहते हैं, जो असम वाला इलाका है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए अब हम लोग चलते हैं भौतिक या स्थलाकृति विभाजन के आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला, जिसको संरचना विभाजन में अगर हम बात करेंगे, तो पहला आता है भाबर का क्षेत्र आता है, फिर तराई, फिर बांगर, फिर खादर, फिर डेल्टा। जबकि विभाजन है प्रादेशिक पर, लेकिन यहाँ पर कुछ मिट्टियों के पाए जाने के कारण से यहाँ पे स्थलाकृत या भौतिक विभाजन के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं पहले भौतिक स्थलाकृत वाला विभाजन हम लोग देखते हैं, जिसमें भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा वाले चीज़ों को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखिए पहले अगर मैं बोलूँ इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, जरा ध्यान से समझें आप लोग। इसका निर्माण कैसे हुआ, पहली बात अगर हम बात करें, तो आपने देखा होगा मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो पढ़ाया था, क्या प्लेट
टेक्टोनिक में हमने बताया था कि दो प्लेट आपस में टकराए। एक प्लेट था भारतीय प्लेट और दूसरा था यूरेशियन प्लेट। दोनों टकराए तो दोनों के टकराने से क्या बना? हिमालय का निर्माण, जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन कहते हैं भारतीय प्लेट को। ठीक है, अब जैसे हमने कहा, जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने कहा कि मान लो कोई ये प्लेट है, ऐसा मान लो, और नीचे सब्सट्रैक्ट कर रही है और उसके ऊपर से एक प्लेट और आ रही है इस प्रकार से। तो यही तो हमने बताया था कि मान लो ये भारतीय प्लेट नीचे गई और ये यूरेशियन प्लेट, ये जब ये टकराई तो यहाँ पे टकराने के कारण से यहाँ पे फोल्ड जैसी आकृति बनी। ठीक है, फोल्ड जैसी आकृति बनी और इसी फोल्ड जैसी आकृति को क्या कहा गया कि हिमालय का निर्माण हुआ। क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। दूसरी बात में सोचे जरा, अब इसको जो है कि इस प्रकार से सोचते हैं, मान लो ये प्लेट है, हमने कहा कि भारतीय प्लेट है, और इसके ऊपर आकर के यूरेशिया का प्लेट। तो हमने कहा कि ये मान लो शिवालिक बना, मध्य हिमालय और ग्रेट हिमालय, इस प्रकार से। अब देखो जरा ध्यान से समझो, ये भारतीय जो प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है, इसी प्रकार से तो हिमालय का निर्माण हुआ था। ये वाला जो हिमालय पोर्शन है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और ये शिवालिक, यही था महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। स्वाभाविक बात है, यहाँ से नदियाँ इधर से भी आ रही हैं, आप देख रहे हैं इधर से भी नदियाँ आ रही हैं और इधर से भी नदियाँ जा रही हैं। तो स्वाभाविक बात है, जब इधर से नदियाँ आएंगी तो इधर से अपने साथ में बहुत सारे जो है कि अवसाद को लेकर के आएंगे, और अवसाद को लेके आएंगे, जो ये इसका क्षेत्र है शिवालिक वाला, इस क्षेत्रों में आकर के डिपोजिशन करेंगी। क्या करेंगी? ये इकट्ठा करेंगी, सारे अवसाद को क्या करेंगी? जमा करेंगी। मेरी बात समझ में आ रही सबको? मेरी बात समझ में आ रही तो एक बार बोलो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या करेंगी, जो नदियाँ इधर से ला रही अपने साथ में कंकड़ पत्थर ढो करके, वो ला करके इस क्षेत्रों में क्या करेगी? अवसाद को क्या करेगी? जमा करेगी। और यही जब अवसाद जमा हो जाता है तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है, जिसे कहा जाता है मैदानी क्षेत्र। अगर आप देखोगे शिवालिक के नीचे तो सारे मैदान आपको वहाँ पे मिलते हैं, अर्थात अवसाद के जमा होने से ये मैदानी क्षेत्र बना। क्लियर हो गया? अर्थात आप तीसरी पॉइंट में भी ऐसे देख लें, जरा ध्यान से समझते चले। जैसे मान लो कि ये ग्रेट हिमालय है, फिर ये मिडिल हिमालय है, फिर ये शिवालिक है, फिर इस तरीके से मैदानी क्षेत्र चला। ऐसे मान लेते हैं हम लोग हैं। मान लो ये ग्रेट हिमालय है, ये मिडिल हिमालय है, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ये शिवालिक हिमालय है। ठीक है, नदियां ऊपर से आई इस प्रकार से और तेजी के साथ आकर के अपने साथ जो बड़े बड़े पत्थर कंकड़ वगैरह ले करके आती हैं, और यहाँ पे सब इस भाग में क्या करती हैं? वो जमा कर देती हैं। ऐसे बना देता हूँ, इस भाग में क्या करती हैं? जमा कर देती हैं। जो बड़े बड़े पत्थर ला करके इस भाग में जमा करती हैं, इस ढलानों पर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंकड़ पत्थर ये बड़े भाग में होंगे, इस बजरी, ये सारे जब यहाँ पे जमा करती हैं, तो इसी क्षेत्र को
क्या कहा जाता है? भाबर प्रदेश कहा जाता है, भाबर प्रदेश कहा जाता है या मैदान कहा जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखो जब यहाँ से नदियाँ आगे निकलती हैं, अभी बड़े बड़े पत्थर है, मान लो कि यहाँ पे नदी का प्रवाह आ रहा है, सारे धाराएं यहाँ से चल रही हैं। अब मान लो बड़े बड़े अगर पत्थर हैं तो स्वाभाविक बात है इस पत्थरों से निकल करके इधर से नदियाँ आएंगी, इस पत्थर से निकल के इधर जाएंगी, इधर आएंगी, इस प्रकार से निकल करके सारे इसके पानी जो है कि पत्थरों के अंदर अंदर से क्या करेंगे, जाएंगे। अर्थात यहाँ पे देखा जाए कि नदियाँ जो छोटी होती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, देखने में आपको ऐसा लगेगा गायब हो गई, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि नीचे नीचे रिसाव के वजह से पानी जो है कि आगे बढ़ता रहता है और तेजी के साथ जाते रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर नदी का वेग तेज होता है तो पत्थरों को उठा करके वो ले जाती है और उसको धीरे धीरे घिस पीट के उसको छोटे एकदम बिल्कुल बारीकी बारीकी पत्थर कर देती है। तो कहने का मतलब जब यहाँ पे इस प्रदेश में आती नदियाँ तो यहाँ से जो है कि पत्थरों उत्तरों से ये कई दिशाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ये कई दिशाओं में क्या हो जाती है, यहाँ से विभाजित है। ये जो विभाजित वाला क्षेत्र है इसको कहा जाता है तराई का मैदान। क्या कहा जाता है? तराई का मैदान। तराई का मैदान, ठीक है। ये दलदली होता है, ध्यान रखिएगा, दलदली क्षेत्र होता है। क्या होता है? ये दलदली क्षेत्र होता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार मुझे बताएं सभी लोग, इतनी बातें अगर सबको समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे प्लीज़ सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि सर यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, तो फिर मैं लिखवाते चलूँगा साथ साथ और बनाते चलूँगा। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट आप लोग लिखिएगा। 2-3 पॉइंट क्या लिखना है? पॉइंट नंबर 1, ठीक है, भाबर प्रदेश जो होते हैं, भाबर क्षेत्र में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर नदियों द्वारा लाया जाता है और उसे अवसाद के रूप में नदियाँ जहाँ जमा करती हैं उस क्षेत्र को या उस मैदान को भाबर मैदान कहा जाता है। क्लियर? क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई सबको? तो प्लीज़ एक बार बताएं कि क्लियर है सर, यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अर्थात नंबर दूसरा पॉइंट यहाँ पे डाल लीजिएगा। नंबर दूसरा पॉइंट, बाबर का निर्माण गिरपदीय क्षेत्रों में होता है। गिरपदी क्षेत्र मतलब जहाँ पे ये ढलान होता है, जहाँ पे ये ढलान होता है इसको गिरपदीय क्षेत्र बोला जाता है। नदियाँ आकर के यहाँ पे गिरती हैं इस एरिया में, इसलिए इसको गिरपदीय क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर? निर्माण होता है। नंबर तीसरा, पर्वत से उतरने वाली नदियों के वेग या गति अत्यधिक होती है, ठीक है, और यह अपर्दन करती है। अपर्दन करने की क्षमता इनमें अधिक होती है, क्योंकि
नदी इस अवस्था में कैसी होती है? युवा अवस्था में होती है। कैसी अवस्था में होती है? युवा अवस्था में होती है। क्लियर हो गया? और जिसके कारण से यह मलबा अधिक लाती है, और गिरपदी के पास अचानक ढाल कम हो जाने के कारण नदी भारी मलबे को क्या करती है? जमा करती है। जैसा कि आपको पता हो, जब अचानक जो है कि ढाल कम होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस एरिया में देखोगे ढाल कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो तेज वेग में चलेगी नदियाँ। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे समतल एरिया आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या करती है? वो पत्थरों को जमा करना शुरू कर देती है, क्योंकि उस समय वेग जो है कि नदियों का क्या हो जाता है? बिल्कुल कम हो जाता है नदियों का वेग, जिसके कारण से यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों को क्या करती है? धीरे धीरे वो जमा करना शुरू कर देती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना सभी लोगों को ना? तो प्लीज़ एक बार मुझे बताएं कि सर क्लियर हो रहा है, फिर मैं आगे चलता हूँ। तीसरी पॉइंट ठीक है, तीसरी पॉइंट, चौथी पॉइंट लिखते चले आप लोग। चौथी पॉइंट, यह मलबा बड़े बड़े कंकड़, पत्थर, बजरी से निर्मित होते हैं। क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। ठीक है, और ये अवसाद को क्या कहा जाता है? भाबर कहते हैं। जहां पर नदी जमा करती है, जमा वाले क्षेत्र को। क्लियर? अब आप सुनिए, जरा ध्यान से देखें जरा। जब ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर का जमाव कर देगी, तो स्वाभाविक बात है नदियों के पानी इसके छिद्र से होकर के आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं, तो कहीं न कहीं से रिसाव होगा पानियों को रिसाव होगा, और ये धीरे धीरे क्या करेगी? नदी इन पत्थरों के बीच से जो है कि आगे बढ़ेगी। तो पांचवी पॉइंट लिख लो, यह अत्यधिक परागम्य अर्थात छिद्र होता है। पानी नीचे से प्रभावित होता है। क्लियर? 6 नंबर, भाबर के आगे कई सरिताओं में जल विभाजित हो जाता है। और क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, और तराई का निर्माण करता है, जो कि मैंने मैप पे बता चुका हूं। ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला क्षेत्र क्या करता है? तराई का निर्माण करता है। क्लियर हो गया? ठीक, अब अगला पॉइंट लिखें, 7 नंबर पॉइंट, शिवालिक के
के गिरपदी क्षेत्र से सिंधु से तीस्ता नदी तक इसका विस्तार होता है। क्लियर? यह लगभग 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक क्या होता है, चौड़ा होता है। क्लियर? तो जहां से सिंधु, वो पूरा का पूरा हिमालय वाला शिवालिक वाला जो एरिया है, सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी, तीस्ता मतलब जो सिक्किम वाला एरिया पड़ता है, जो सिक्किम वाली नदी आती है, ठीक है, जो जमुना में जाके मिलती है, वो पूरा का पूरा एरिया जो है कि कवर करता है। क्लियर हो गया क्या? क्लियर क्या होगा? और इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 8 किलोमीटर से लेकर के 16 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। चलिए 8वां पॉइंट लिखें जरा। 8वां पॉइंट, भाबर प्रदेश कृषि के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। ठीक है, यहां पर लेकिन यहां पर लंबी जड़ों वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं। क्लियर? अब भाई मान लो कि ये है बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, अब इसमें तो कोई खेती की नहीं जा सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे पेड़ पौधे उग जाते हैं, इसी में खूब लंबी लंबी जड़ें बहुत डेप्थ में चली जाती हैं, लंबी लंबी जड़ें के क्या होते हैं, वनस्पतियाँ उगती हैं। क्या उगती हैं? वनस्पतियाँ उगती। इस बार को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, वनस्पतियाँ उगती हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला जो है कि तराई वाले क्षेत्र में। कहाँ चलेंगे हम लोग? तराई वाले क्षेत्र में। इतना तक तो सबको समझ में आ गया ना? एक बार मुझे प्लीज़ बताएं सभी लोग, एक बार अगर समझ में आ गया है तो एक बार प्लीज़ मुझे बताएं कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो मैं फिर आगे बढ़ूँ। एक बार आप प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके जल्दी सभी लोग। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा सबको ना? बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं तराई क्षेत्र। तराई का क्षेत्र, देखिए हमने कहा था ये शिवालिक है, और इस शिवालिक से आप आगे गए ये वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर जब नदियों द्वारा कंकड़ पत्थर बजड़ी जमा किया जाता है तो इसको बोला जाता है भाबर क्षेत्र। और जब यहाँ से नदियाँ आती हैं और यहाँ से इस रूट से पानी होकर के कई सरिताओं में विभाजित हो जाती हैं, कई सरिताओं में विभाजित हो जाती हैं, तो आगे जो ला करके छोटे छोटे कंकड़ पत्थर का निर्माण करती हैं, यहाँ ला करके डिपॉजिट करती हैं, निर्माण नहीं डिपॉजिट करती हैं, तो इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तराई क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर? इसे दलदल क्षेत्र भी कहा जाता है, दलदल क्षेत्र भी कहा जाता है। क्लियर? चलें आगे हम लोग चलें। चलिए इसको नोट्स बनाना है तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे भाबर को नदी पार करती है तो नदी क्या करती है? आगे निकल जाती है। पार करके क्या करती है? आगे निकल जाती है। और आगे निकलने के बाद कई धाराओं में बंट जाती है। क्या हो जाती हैं? कई धाराओं में
बढ़ जाती है। इसी कारण से यह जो क्षेत्र है नमी एंड दलदली युक्त हो जाता है, ठीक है। और इसे ही क्या कहा जाता है, तराई का मैदान कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, तराई का मैदान कहते हैं। क्लियर हो गया। अर्थात आप ये कह सकते हैं भारत में बाबर क्षेत्र के बाद तराई क्षेत्र पाया जाता है, या तराई का मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। दोनों बात एक ही है, मैदानी क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। अब एक पॉइंट नोट करके लिखिएगा, नोट पॉइंट, तराई का जो पूर्वी क्षेत्र है वह काफी चौड़ा है, क्योंकि डिपोजिशन अवसाद के कारण लिख लीजिएगा। लेकिन वहीं पर भाबर का पश्चिमी क्षेत्र अधिक चौड़ा है, पूर्वी क्षेत्र नहीं, अधिक चौड़ा है। क्योंकि आपको पता लग गया होगा, पश्चिमी क्षेत्र में बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर क्या करती हैं, जमा करती है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। अब तराई वाले क्षेत्र में देखो जरा तराई वाले क्षेत्र में वनस्पतियां तथा जीव जंतु अधिक पाए जाते हैं, क्लियर। और यहाँ पर जो कृषि योग्य भूमि होती है, कैसी होती है, कृषि योग्य भूमि होती है। अर्थात मनुष्यों द्वारा इस क्षेत्र की साफ सफाई करके खेती की जाती है। आई होप कि आप लोगों को, अब देखिए जरा एक कंसेप्ट को समझे जरा आप लोग, जरा। अब अगर बांगर को समझना होगा तो कैसे समझेंगे, बांगर क्षेत्र देखिए, जरा ध्यान से समझिएगा। ये मान लो शिवालिक है, ऐसा मैंने मान लिया, ये शिवालिक है। और शिवालिक से जब नदियां आती हैं ऊपर से, या ऐसे बना दीजिएगा, तो इस वाले पत्थर में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को ला करके अवसाद के रूप में क्या करती हैं, जमा करती हैं। मान लिया ये प्रदेश, और इसी प्रदेश को हमने क्या बोला था, बजरी वगरी सब जमा करती हैं। इसी प्रदेश को हमने कहा था बाबर प्रदेश या क्षेत्र, क्लियर। अब चूंकि नदियां जहां से कई धाराओं में बढ़ जाती हैं,
इधर निकलेंगी, इधर निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, पत्थरों के नीचे से, बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से ऐसे निकलेंगी। और स्वाभाविक बात है, यहाँ पे जब आएंगी तो इस क्षेत्र में आकर के एक मैदानी क्षेत्र का और निर्माण करेंगी, जिसको हमने कहा तराई का क्षेत्र। जिसको क्या कहा गया? तराई का क्षेत्र कहा गया। क्लियर? तराई का। अब इस तराई वाले क्षेत्र में, अर्थात दलदली है, सब बारीकी है, सब कुछ अवसाद, ठीक है। अब यहां से ऐसा तो नहीं होगा कि पानी बहेगा, कहीं न कहीं पानी क्या करता है, एक जगह हो करके इस प्रकार से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जरा ध्यान समझो, हो सकता है यहां से भी जाए, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, ठीक है। एक जगह कलेक्टिविटी पानी होकर के फिर वो अपनी रास्ता बनाने की कोशिश करता है। अब एक चीज समझो जरा, अगर मान लो बाढ़ का समय है, तो हो सकता है ये नदी का जल इतनी चौड़ाई में आगे बह रहा हो और इधर से इतनी चौड़ाई में आगे बढ़ रहा हो, ठीक है। और जैसे जैसे ये नदी, जहाँ पे मूल इसकी धारा है, ये गहरी होती चली जाएगी, उस हिसाब से इसका जो क्षेत्रफल है इसका, ये सिकुड़ता हुआ चला जाएगा। अर्थात जब बाढ़ होगा तो यहाँ तक इस बिंदु तक पानी होगा, और जब बाढ़ चला जाएगा और नदी गहरी होती चली जाएगी तो इसका मूवमेंट जो है कि इधर हो जाएगा। अर्थात कुछ समय बाद आप देखोगे इतनी गहरी हो जाएगा कि इस क्षेत्र में ही पानी प्रवाहित होगा, ऊपर वाले क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले स्थान पर पानी नहीं जाएगा, ठीक है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अब देखो जरा समझो, जो ऊंचाई वाला ये क्षेत्र छूट चुका है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि नदी ने एक घाटी निर्माण कर लिया और बीच में से एकदम गहराई में से होकर के बह रही है, ये ऊंचाई वाला क्षेत्र नदी का आ गया, ये वाला क्षेत्र। और ये वाला क्षेत्र इधर से आप बना लीजिएगा, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। इधर वाला क्षेत्र ये है, इसको बोला जाएगा, इस वाले क्षेत्र को बोला जाएगा बांगर क्षेत्र। अर्थात ये क्या होंगे? बांगर वाले क्षेत्र होंगे। लेकिन जहां तक नदियां यहां तक पानी अगर ला रही हैं और यहां से होकर के ये वाला क्षेत्र जब बाढ़ के मौसम में खाली हो जाएगा, तो इस वाले क्षेत्र को बोला जाता है खादर। क्या बोला जाएगा? खादर का क्षेत्र। इसको क्या कहा जाएगा? खादर का क्षेत्र। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, पूरा का पूरा समझ गए होंगे। मुझे एक बार बताएं, सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएं प्लीज़ कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। समझ में आ गया तो मुझे प्लीज़ एक बार बताएं, जरा फटाक से जल्दी से हम लोग करके बताएं, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कमेंट करें प्लीज़, सभी लोग जल्दी से कमेंट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप जल्दी से सभी लोग बताएं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो बांगर वाला क्षेत्र जो ऊंचाई वाला है नदियों का क्षेत्र, उसको बांगर वाला बोलते हैं। और जहाँ पानी आता है और बाढ़ के समय और फिर वो चला जाता है, तो उस वाले क्षेत्र में हमेशा नई मिट्टी ला करके नदियाँ अपने आप से डिपोजिट करते रहेंगी। ऐसे क्षेत्र को खादर वाला क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर वाला क्षेत्र कहा जाता है। तो खादर वाली वो जो नई मिट्टी आती है, लेकिन बांगर की अगर बात करेंगे तो बांगर वाली पुरानी मिट्टी हो जाती है सब, ठीक है ना। तो अधिक उपजाऊ के क्षेत्र में वो नहीं मानी जाती, लेकिन खादर वाली अधिक उपजाऊ मानी जाती है, ठीक है। चलें आगे हम लोग चलें, चलिए लिखवाते चलता हूँ मैं। अब आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट पूरा है। अब नोट करके आप लोग लिखते चलिएगा। नोट नोट करके क्या लिखना है? नदियों द्वारा ढो करके लाई गई
मिट्टी को क्या करती है, जमा करती है। बांगर वाले प्रदेश में लिख पा रहा हूं मैं, जो मैदान बनाता है, यह मैदानी क्षेत्र बनता है। का निर्माण होता है। क्लियर? या आप ये कह सकते हैं जलोढ़ मैदान भी कहते हैं। अगर इस जलोढ़ मैदान की बात करें तो इसमें एक हो जाएगा पुराना जलोढ़ और एक हो जाएगा नया जलोढ़ मैदान। पुराने वाले जलोढ़ को क्या कहा जाएगा, बांगर कहा जाता है। और नया वाला जो जलोढ़ होगा इसे खादर का मैदान कहा जाता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, ये जो बांगर वाला क्षेत्र है ये कम उपजाऊ होता है, लेकिन वहीं पर ये जो खादर वाला क्षेत्र है अधिक उपजाऊ होता है, क्योंकि यहाँ नई नई मिट्टियों का निर्माण होता है और यहाँ पर पुरानी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे पुरानी मिट्टी पाई जाएंगी और यहाँ पर नई मिट्टियों का निर्माण होता है। आगे लिख लेते हैं नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, बांगर में कंकड़ अधिक होते हैं और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। इसलिए यह क्षेत्र कंकड़ वाले क्षेत्र कहलाते हैं। आगे, यह कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन तकनीक की सहायता से कृषि की जा सकती है। क्लियर? यदि इस क्षेत्र की सिंचाई अधिक होने लगे तो यहाँ की मिट्टी क्या बन जाती है, रेह बन जाती है।
तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेह वाली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भाबर, तराई, खादर, बांगर किस क्षेत्रों में पाई जाती है? ठीक है। और यहाँ लवणता अधिक पाई जाती है, अधिक होती है, ऐसे लिखिएगा, अधिक होती है। क्लियर? और एक नोट पॉइंट और करके लिख लीजिएगा यहाँ पे, नोट, जहां पर कंकड़ की अधिकता दिखाई देती है, अर्थात मिट्टी की परत के नीचे, उसे क्या कहा जाता है? भूड़ कहते हैं। मान लो ये मिट्टी की कोई लेयर है और नीचे जो है कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं। अब जब ये मिट्टी हटेगी यहाँ से तो कंकड़ पत्थर दिखाई देने लग जाएंगे। इसे क्या कहा जाता है? भूड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूड़ कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? इतनी बात क्लियर हो गई तो मुझे एक बार प्लीज़ बताने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों को क्लास। तो कमेंट भी करें, और आपका नैतिक दायित्व भी बनता है कमेंट करने का, तो प्लीज़ आप कमेंट भी करें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग चलते हैं खादर वाले पॉइंट पर। एक एक नोट्स को बेहतर तरीके से समझते चले, मैं समझाते हुए कंसेप्ट चल रहा हूँ। अब खादर, खादर वाला क्षेत्र हमने बताया, जैसे मान लो ये कोई नदियाँ आई और आ करके ये जो प्रदेश है यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों का इन्होंने डिपोजिशन किया, तो इस प्रदेश को क्या बोला जाएगा? भाबर प्रदेश, या मैदान लिख सकते हैं आप, मैदान कहा जाएगा। लेकिन जब यहाँ से पानी निकल करके आगे जाता है तो इस वाले क्षेत्र में जब छोटी छोटी आकर के जमा होती हैं मिट्टियाँ, तो इस वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तराई का क्षेत्र। ठीक है। और तराई के क्षेत्र के बाद फिर जो है कि एक क्षेत्र जो है कि ऊंचाई पे बनता है, ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं बांगर क्षेत्र। और जब नदियां यहीं से नीचे उतरती हैं ऊंचाई से होकर के, जब ये नीचे वाले पार्ट में आती हैं, ये मेन सिंक में, तो यहाँ पे जो जनरेट होता है इसको बोलते हैं खादर का क्षेत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं? खादर, खादर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलें आगे। अब यहाँ पे नोट करके लिखना है, नोट करके खादर वाले में, यह जो कि नवीन मिट्टी होती हैं, ये कैसी मिट्टी होती हैं? नवीन मिट्टी होती हैं। नंबर दूसरा पॉइंट, यहाँ बाढ़ का जल पहुंचता है, इसलिए यह क्षेत्र काफी उपजाऊ माना जाता है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे नवीनतम मिट्टी का निर्माण होता है। तीसरा, कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है मिट्टी या यह क्षेत्र। और चौथा, यहाँ पर गेहूं, चावल,
सरसों, दलहन, सभी प्रकार के खेती की जाती है। क्लियर? क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया ना? अब जब नीचे आती है नदी, तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे आती है तो नदियों कई डायरेक्शन में विभाजित हो जाती हैं। जिधर थोड़ा सा नीचा एरिया पड़ेगा, ऊपर एरिया पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है कि आकर के डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करती है। तो मैप में जब यहाँ से उतरती नदियाँ, पूरा का पूरा जो क्षेत्र आता है, तो ये पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया है, ये पूरा जो कि डेल्टा का निर्माण यहाँ पे करती हैं। ठीक है, तो चलिए डेल्टा वाले में लिख लेते हैं। डेल्टा नंबर 1 पॉइंट, जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है। नंबर 2 पॉइंट, यह नदी के अंतिम मुहाने पर निर्मित होता है। और 3 पॉइंट, यह खादर का ही विस्तार है। नोट करते चलिएगा पॉइंट को। चौथा, अंतिम में नदी वृद्धावस्था में आ जाती हैं। और 5वां, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, का नाम है सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पे जो पाया जाता है, सुंदरी इसकी एक प्रजातियां हैं, वो पाई जाती हैं। यहाँ तक मुझे लगता है कि पूरा का पूरा ये हमारा जो है कि पूरा का पूरा टॉपिक जो है कि हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया है। अब अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अभी बता दीजिए, कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए। तो ये हमारा पहला का पहला उत्तर का पूरा भाग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे तटवर्ती मैदान। किस पे हम लोग बात करेंगे? अब हम लोग चलेंगे तटवर्ती मैदान। बहुत अच्छा, ठीक है। किस पे हम लोग बात करेंगे? तटवर्तीय मैदान पे हम लोग बात करेंगे। आई थिंक इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तटवर्ती मैदान पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े, चलिए सभी लोग कमेंट करिए एक बार जल्दी से भाई, शेयर भी करें यार, लाइक भी करें। क्या कर रहे हैं आप लोग? शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा तो उसमें कमेंट में लिखें, आप मुझे बताएं कि नहीं समझ में आ रहा है, फिर मैं उसको दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। आई थिंक कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, कम से कम इसको इतना इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि 3000 4000 के पार पहुंच जाए। चलिए मैं आप लोगों को देखता हूं कि आप लोग कितना शेयर करते हैं। कम से कम 3 या 4000 के पार हो जाए वीडियो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हमारा जो है कि पहला उत्तर का मैदानी भाग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग करते हैं भारत का तटवर्तीय मैदान। अब हम लोग देखते हैं भारत का तटवर्ती मैदान। क्लियर? क्या हम लोग देख के चलें कि भारत का तटवर्ती मैदान, पहले तट किसको कहते हैं जरा ध्यान से देखें। देखिए जरा ध्यान से, ये इस प्रकार में बना दिया इसको,
तो यहाँ से लेकर के उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, अभी मैं एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को बताता हूँ, और इस वाले को, ठीक है, इसको कहा जाता है ध्यान से देखते चलें सभी लोग, इस वाले एरिया को देखिए, इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट। लेकिन ये जो मैदान है इसको कहा जाता है पश्चिमी तटीय मैदान। क्या कहा जाता है? पश्चिमी तटीय मैदान। उसी प्रकार से इधर का थोड़ा सकरा है और इधर का इसलिए मैंने चौड़ा बनाया है थोड़ा, उसके कंपेयर में अगर देखा जाएगा तो ये उससे चौड़ा मिलेगा। आपसे ये भी क्वेश्चन बना सकता है, किधर का तट काफ़ी सकरा है और किधर का चौड़ा है। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है पूर्वीय तटीय मैदान, इसको पूर्वी तट या पूर्वी घाट बोला जाता है। ठीक है, इधर आप आओगे तो इधर आपको मिलेगा अरब सागर और इधर मिलेगा बंगाल की खाड़ी। जितनी भी नदियां इधर आती हैं ईस्ट में जो फ्लो होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और वेस्ट में फ्लो होने वाली नदियां कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। क्लियर हो गया इतनी बात सबको? क्लियर बात हो गया? ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगर क्लियर हो गया तो इतनी अच्छी बात कि मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको क्लियर बिल्कुल हो गया है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब इसके थोड़ी सी निर्माण की हम लोग बात देख लेते हैं। अगर मैं निर्माण की थोड़ी सी बात करूंगा, निर्माण की, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसका निर्माण नदियों द्वारा, अर्थात अपर्दन जब करती हैं, अपर्दन के कारण अवसाद का निक्षेपण भी करती हैं। ठीक है, तो बनता है। और दूसरा समुद्री लहरों द्वारा इसका निर्माण होता है। समुद्री जब लहरें आती हैं तो अपर्दन करती हैं और क्या करती हैं? निक्षेपण भी करती हैं। और तीसरी बातें जो हुआ है इसका निर्माण, तो प्लेट टेक्टोनिक के कारण से पश्चिमी तट का उत्थान हुआ, और साथ साथ इसको बोलते हैं निमज्जन। निमज्जन बोलते हैं। निमज्जन का मतलब होता है धंस जाना। क्लियर? तो इनके कारणों से भी, इनके प्रभावों से भी पश्चिमी और पूर्वी तट का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो कंसेप्ट हम पढ़ा रहे हैं, फिर आपको मैं बार बार बता रहा हूँ ये बात को, मैं कंसेप्ट के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने इसको बेहतर तरीके से पढ़ा तो मुझे ये विश्वास है कि आपके पास अगर यहाँ से क्वेश्चन ज्योग्राफी वगैरह से आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। अभी तक जितने भी मेरे लेक्चर हुए हैं मैं सभी लेक्चर पे बात कर रहा हूँ। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, आप जितनी जल्दी ऑप्शनल का या आइकॉनिक वाला का आप लेना चाहते हैं तो बहुत जल्दी आप ले लें, आप फ़ायदेमंद में रहेंगे, क्योंकि इसकी फ़ीस कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी घट सकती है। तो इसलिए आपके पास समय भी नहीं है, बहुत कम समय है, तो आपको अब एक्सेलरेशन की ज़रूरत है। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? आप घर पे इतनी तैयारी नहीं कर पाएंगे, आपका किसी न किसी तरीके से सहयोग लेना ही पड़ेगा। मेरी बात मानिए, एक्सेलरेशन नहीं हो पाता है। अगर आप किसी चीज़ों से जुड़ जाते हैं तो आपके अंदर पोटेंशियल आ जाता है, करने की क्षमता विकास हो जाती है।
और फिर तेजी के साथ आप जो कि क्या करते हैं, मेहनत में लग जाते हैं। वैसे आप ये सोचो बात जरा, हम आप सिंपल से बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि आप घर पे बैठे हो, 2 घंटा पढ़ लिए, कोई आपको देखने उखने वाला नहीं है, फिर आप 3 घंटा जाके घूम घाम करके आए, फिर आप आए तो बोले यार रात में पढ़ूंगा 12 बजे, नहीं हो पाता है। और जब आप वही चीज़ें, आपको लगेगा कि नहीं आज सर लाइव हो रहे हैं, इनकी पूरी वीडियो देखना है, रेगुलर क्लासेस चल रही है, ऐप पर पेड कर रखा हूँ, तो आपको एक नया पोटेंशियल जनरेट होगा। आप अपने सारे नोटबुक ला करके आप बनाना शुरू कर देंगे। ईमानदारी से मेरी बात मानिए तो आप उस दिन पढ़ना, एक्चुअल में क्या होता है उस दिन पढ़ना शुरू करेंगे आप। ठीक है, जब आप 3-3 4-4 घंटे कंसेप्ट समझेंगे, बैक ईयर पेपर देखोगे, एनालिसिस करोगे, ठीक है, और रिवाइज करोगे, तो आप उसी में 8 घंटा आपका निकल जाएगा। लेकिन जब आप नहीं करके पढ़ते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल होता है, क्या बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको अंततः एक न एक दिन, इस बात को आप मेरे तय कर लीजिए कि एक न एक दिन आपको करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम एक न एक दिन का इंतजार क्यों करें, क्यों नहीं हम पहले से कन्फर्म होके चलते हैं, ये सोचो जरा आप लोग। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके ले लो, नहीं तो फिर आईएएस करने का कोई मतलब नहीं होता जब तक आप एक बार प्रॉपर गाइडलाइन आपको नहीं मिल जाता कोचिंग से, जब तक ऑनलाइन नहीं कर लेते हैं पूरा फी दे करके, तब तक इसका कोई मतलब नहीं होता है। आई थिंक कि मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी से ले लेंगे। अगर फिर आप जो है कि टेलीग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं, और फिर कैसे लेना मैं आपको बता दूंगा तरीका। ठीक है, चलिए अब आइए जरा हम लोग विभाजन पे चलते हैं। अगर अब हम इसकी विभाजन की बात करते हैं, अब इसकी हम क्या कर रहे हैं, विभाजन की बात करते हैं। विभाजन की बात करते हैं तो विभाजन में हम देखते हैं, इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला जिसको बोलते हैं पश्चिमी तटीय, क्या लिख दे रहा हूं, तटीय मैदान, और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। हाथ इतना ठंडे से वो हो गया ना, लिखा भी नहीं जा रहा है। चलिए अब आप हम लोग समझिए जरा, ये पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ से है, तो एक लाइन में आप लिखना है आपको, ये गुजरात के कच्छ से लेकर ये कन्याकुमारी तक है। कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक। इसको नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन। कच्छ से लेकर के कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक है। अगर मैं इस तरीके से मैप थोड़ी सी बना दूं मैं, तो देखिए जरा, मैंने बोला कि ये मान लो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अगर मान के चलो, और मैंने इस प्रकार से थोड़ा सा डायमेंशन मैंने ले लिया इस प्रकार से, तो ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को रन का जो कक्ष है, कक्ष, या इसको रन भी कहा जाता है। यहां से लेकर के अगर मैं देखूं यहां तक, तो ये पूरा का पूरा, ये मान के चलो, ये कक्ष से लेकर के, कक्ष से लेकर के कन्याकुमारी तक नोट करके एकदम बेहतर तरीके से आप लोग चलिएगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एकदम कंसेप्ट के साथ इसको लेके चल रहा हूँ, मैप में दिखाते हुए लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब आइए जरा ध्यान से समझो, ये जो मैदान है, ये जो मैदान है गुजरात का, ये जो पोर्शन है, इसको कहा जाता है पूरा का पूरा, यहाँ से अगर आप आओगे तो ये देखोगे पूरा यहाँ तक, ये जो पोर्शन है दमन का, किसका, दमन का, ठीक है। यहां तक अगर देखोगे तो इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है गुजरात तटीय मैदान, गुजरात तटीय
मैदान, या इसको सौराष्ट्र कहा जाता है, सौराष्ट्र तटीय मैदान भी इसको कहा जाता है। क्लियर हो गया। और यहीं पर देखोगे ये वाला सेक्शन जो है मैप में दिखाया गया है, आप देख लीजिएगा जरा ध्यान से जा करके मैप वगैरह में, ये है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? मुझे बताओ सभी लोग। ठीक है, अब आइए जरा ध्यान से सुनो। ये दमन से लेकर के इस बीच में अगर ये गोवा वाला क्षेत्र है, गोवा वाले क्षेत्र में इस पूरे मैदान को, ये जो तटीय मैदान है इस वाले मैदान को कहा जाता है कोंकण तट, कोंकण तट या मैदान। क्लियर है मैप में सबको? ठीक है। अब गोवा से अगर आप आओगे तो यहां पर आओगे, मंगलुरु है, मंगलुरु ये वाला पोर्शन पे, और यहां से इसके बीच में अगर आओगे तो आप देखोगे ये पूरा जो मैदानी क्षेत्र है इसे कहा जाएगा कन्नड़ मैदान या कर्नाटका का मैदान, कर्नाटका का मैदान कहा जाता है। क्लियर? कर्नाटका का मैदान है। लेकिन आप यहां से इस वाले क्षेत्र में पूरा आओगे तो इस वाले क्षेत्र को, इस वाले क्षेत्र को पूरा क्या कहा जाता है? मालाबार तट या तटीय मैदान कहा जाता है। तो इसका मतलब अगर हम पश्चिमी की बात करूं, पश्चिमी तट की अगर बात करूं तो पहला हो गया आपका गुजरात का मैदान। क्लियर? और दूसरा हो गया कोंकण का मैदान, कोंकण का मैदान। और तीसरा हो गया कन्नड़ का मैदान। और चौथा हो गया मालाबार तट या मैदान। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? आप लोग बताओ जरा। पूर्वी तट का। अब इसी तरीके से हम पूर्व पश्चिमी तट का हो गया, अभी हम पूर्वी तट पे बात करता हूं। तो देखिए जरा ध्यान से, यहां से वेस्ट बंगाल है। क्या है? वेस्ट बंगाल। अगर वेस्ट बंगाल से हम देखें तो यहां तक आएंगे हम लोग, इस वाले भाग में यहां तक, इसको कहा जाता है उत्कल तट। यह है उड़ीसा वाले क्षेत्र में। ठीक है। और जब इसके नीचे आप आओगे तो ये वाला जो क्षेत्र मिलेगा आपको पूरा का पूरा, ये वाला जो क्षेत्र मिलेगा इसको कहा जाएगा उत्तरीय सरकार तट या आंध्रा तट या काकीनाडा तट कहा जाता है इसको। ये जो है कि ज्यादातर देखो गोदावरी प्लस कृष्णा नदी, ये डेल्टा क्षेत्र है। ठीक है। इसके बाद आप इधर आओगे तो इधर वाला जो क्षेत्र आपको मिलेगा, इस पूरे क्षेत्र का नाम है, ध्यान में रखिएगा, ये पूरे क्षेत्र का नाम है, यहां लिखता हूं कोरोमंडल तट। ये पड़ेगा तमिलनाडु में। यहां तक क्लियर हो गया सबको? एक बार मुझे बताओ कि सर बिल्कुल क्लियर हो चुका है और अच्छे से क्लियर हो चुका है, तब मुझे बताइए। सभी लोग कमेंट करें जरा,
जल्दी से कमेंट करें, एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करें प्लीज़। ठीक, समझ में आ गया सबको ना? अगर फिर भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए, मैं उसको देख लूँगा अभी और फिर मैं बता दूंगा, ठीक है ना? तो यहाँ से अगर इस तट की बात करोगे आप लोग, तो वेस्ट बंगाल से लेकर के कन्याकुमारी, उत्कल तट, उत्तरी सरकार, तो यहाँ लिख सकते हैं, मैं ये लिख दिया। ये जो है कि पश्चिमी तट का पार्ट है, और मैं लिख देता हूँ पूर्वी तट। तो नंबर 1 उत्कल तट, दूसरा उत्तरी सरकार, और तीसरा कोरोमंडल तट। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? क्लियर हो जाएगा आप लोगों को? अब जरा ध्यान से समझ के चले। अब हम लोग चलते हैं, विशेषता देखते हैं पूर्वी तट की। एक ही विशेषता क्या है, या पश्चिमी तट की देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए पश्चिमी तट की विशेषता हम लोग देखते हैं। पहले अगर हम लोग पश्चिमी तट पर रहे हैं तो पश्चिमी तट की हम लोग विशेषता देख रहे हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की जो विशेषता है वो क्या है? विशेषता, चलिए पहली बात, ये कहां से कहां तक है? तो पहला कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक है, तक फैला है। ऐसे भी लिख लीजिएगा, फैला है। नंबर दूसरा पॉइंट, अब देखो जरा ध्यान से समझते चलो। मैं मैप पे ले चलता हूं। इधर से जितनी भी नदियां आती हैं, ये इधर वाला जो मैदान है बहुत सकरा मैदान है। क्या बोलोगे? ये बहुत सकरा है, और ये उसकी अपेक्षा जो है कि थोड़ा चौड़ा है। जब इधर से नदियां आती हैं तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना? देखिए जरा, मान लो ये पश्चिमी तट है आपका, और यहाँ पर नर्मदा, ताप्ती, पेरियार भी, मांडवी, ये सारे नदियाँ आती हैं। तो जो यहाँ वाला जो तट का है, इतनी दूरी नहीं है यहाँ पे आती हैं, और बहुत तेजी के साथ फोर्सेबल जो है कि क्या करती हैं, अरब सागर में क्या करती हैं, गिर जाती हैं। तो यहाँ पे अवसाद नहीं जमा कर पाती, क्योंकि इसका तीव्र ढलान है। यहाँ पे जो ढलान इसका है वो तीव्र ढलान है, यहाँ से गिरते ही सारे मलबा जो है कि अरब सागर में चला जाता है। तो यहाँ पर जो है कि वो चीज़ें डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है। और चूंकि ये ज़्यादा लंबी दूरी भी तय करके नहीं आती नदियाँ, लेकिन इधर की नदियाँ आप अगर देखो तो ये काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद जाती हैं और डेल्टा का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो ये वाली नदियाँ जो हैं, ये डेल्टा की या डेल्टा का निर्माण नहीं करती। पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलिएगा आप लोग। तो फिर क्या बनाती हैं? यह एस्चुरी का निर्माण करती हैं, काट करके। एस्चुरी मतलब वी आकार की घाटी के रूप में जहां गिरती हैं वो कट जाता है सब, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है? चौथा पॉइंट लिख लो, इन नदियों की गति अधिक तीव्र होती है, क्योंकि यह नदियां अधिक दूरी तय नहीं करती हैं, ऐसे लिखिएगा, नहीं करती हैं। क्लियर? और दूसरा पांचवा पॉइंट लिखिएगा, नदियां
अधिक, अधिकतम, ठीक है, या अत्यधिक अरब सागर में, अरब सागर में गाद जमा करती हैं, जो कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, जमा कर पाती हैं, इसलिए इसलिए जमा नहीं कर पाती हैं, इसलिए यहाँ प्राकृतिक बंदरगाह बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? प्राकृतिक बंदरगाह बनाए गए हैं। ठीक है। 6 पॉइंट, 7 पॉइंट में एक लिखिएगा आप लोग, यह अपेक्षाकृत काफी संकरे क्षेत्र होते हैं। ठीक है, क्योंकि अवसाद नहीं जमा करती हैं। क्लियर? और इनकी जो चौड़ाई है, इनकी औसत चौड़ाई अगर देखा जाए तो 64 किलोमीटर है। कितना है? 64 किलोमीटर। अब आप लिख सकते हैं सबसे अधिक चौड़ाई गुजरात में है, फिर इसके बाद केरल के क्षेत्र में है। ठीक है। 8वां पॉइंट नंबर लिखो, इस मैदान में काली मिट्टी पाई जाती हैं। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती हैं, इसलिए यहां पर कपास की खेती होती है। एग्जैक्ट समझ में आ गया आप लोगों को? और दक्षिण में मसाले की खेती की जाती है। ठीक है। और 9वां पॉइंट लिख लो, ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा प्राप्त करती हैं। ये जो पश्चिमी तट है, ठीक है, ये जो पश्चिमी तट है, ग्रीष्मकालीन मानसून में ही क्या होता है, मानसून इधर से जाता है, तभी जो है कि वो वर्षा प्राप्त क्या करती हैं, करती हैं। क्लियर? आई थिंक इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग पूर्वी तट की बात हम लोग करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, कई बार जो है कि कन्याकुमारी ना नाम दे करके अगर कुछ और नाम दे दे यहाँ पे, मान लो ये कन्याकुमारी हमने लिख दिया, कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी जो और नाम लिख सकते हैं, नागर कोई भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको लोग? नागर कोई। तो नागर कोई भी लिख सकते हैं, नागर कोई भी है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हमारा पूर्वी जो तट है, मैदानी तट है, ये पूरा का पूरा इसकी विशेषता क्लियर हो चुका। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पश्चिमी तट पे। पश्चिमी तट की विशेषता हम लोग देख लेते हैं, आखिर इसकी विशेषता क्या है। क्लियर? चलें आगे, चलें हम लोग। एक बार कमेंट करें सभी लोग प्लीज़, एक बार कमेंट करें, फिर हम लोग चलते हैं पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता हम लोग देखते हैं।
इसके बाद कुछ नदियाँ उसमें बंदरगाह पढ़ लेंगे, झीलें पढ़ लेंगे, क्रीक पढ़ लेंगे, ये सारी चीज़ लेकर के फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे संसाधन में पढ़ेंगे। संसाधन के बाद हम लोग मिट्टियाँ देखेंगे। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जरा अब हम लोग चलते हैं पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता। पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो पहले लिखिएगा यह तट, ये बताया था यह तट, ये वाला तट था, यह तट पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। क्लियर? और दूसरी बात, अर्थात तमिलनाडु बोले तो कन्याकुमारी लिख सकते हैं, कन्याकुमारी, कंफ्यूज मत होइए भाई। और जिसका नाम बताया नागरकोई ना, तो नागरकोई भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इस तट पर ढाल, ढाल लिख सकते हैं ना, ढाल मंद होता है, मंद होता है, जिससे नदियां अवसाद जमा करती हैं। क्लियर? और साथ साथ डेल्टा का भी निर्माण करती है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। तीसरी बात, तीसरी बात यह है पूर्वी तट की खाड़ियों में नदियां गाद जमा करती हैं, क्योंकि जब लंबी दूरी तय करेगी तो अपने साथ में क्या लाएगी, कंकड़ पत्थर और साद, यही सब लाएगी, और ला करके क्या करती है, वो जमा करती है। ठीक है, इसी कारण से यहाँ कृत्रिम बंदरगाह बनाए गए हैं। ठीक है, या बनाए जाते हैं। चौथा, पूर्वी तट का मैदान अवसाद अधिक होने के कारण काफी चौड़ा है। लगभग अगर औसत देखा जाए तो ये 100 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर चौड़ा है। क्लियर? और पूर्वी तट पर, पांचवा पॉइंट लिखो, और पूर्वी तट पर चिकनी मिट्टी, कौन सी मिट्टी? चिकनी मृदा अधिक पाई जाती है, जिसमें धान की खेती अच्छी होती है। क्लियर? या अधिक होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं।
अधिक होती है। क्लियर। और 6 पॉइंट, यह तट ग्रीष्मकालीन प्लस शीतकालीन, शीतकालीन कब, जिसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, दोनों से क्या करता है, वर्षा प्राप्त करता है। आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर समझ गए आप लोग तो। अब हम लोग चलते हैं अब हम लोग चलते हैं नदियाँ, बंदरगाह, झीलें, क्रिक, ये सब एक साथ हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ी सी नदियाँ देख लेते हैं। नदियाँ वाले चैप्टर में पढ़ाया हूँ, यहाँ सिर्फ इंडिकेट करूँगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ इंडिकेट करके मैं बताते हुए चलूँगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा जा करके पिछली वाली नदियों वाला चैप्टर देख लीजिएगा। अगर हम इसकी नदियों की बात करूँ मैं, अब हेडिंग है नदियाँ, पश्चिमी तट, पूर्वी तट पे आप जानते हो, लेकिन मैं यहाँ पे मैदानी के रीजन से बता रहा हूँ, मैदान के रीजन से बता रहा हूँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, किस किस मैदान में है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वो पूरी नदियाँ तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो ये है आपका गुजरात से लेकर के यहाँ तक है। मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा क्रम नदियाँ वेस्ट बंगाल तक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने बताया था खंबात की खाड़ी है। ठीक है, ये खंबात की खाड़ी थी। तो यहाँ पे 2-3 नदियाँ, 1 2 3 4 इस प्रकार बाद एक नदी है साबरमती, और दूसरा है माही, और तीसरा है नर्मदा, और चौथा है ताप्ती, और यहाँ पे पड़ जाएगा दमन। तो ये किसका पूरा का पूरा क्षेत्र हुआ, तो आप ये कह सकते हैं गुजरात तटीय मैदान का क्षेत्र हुआ। तो गुजरात तटीय मैदान के क्षेत्र में देख लो कौन कौन सी नदियाँ, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। क्लियर हो गया। ठीक, यहाँ पे आप देखोगे आकर के, यहाँ पर एक नदी आती है जिसका नाम है जुआरी, जुआरी नदी। इसके बाद यहाँ पे शरावती, और यहाँ आओगे एक नदी और आएगी जिसका नाम है पेरियार, पेरियार नदी। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका कहलाएगा मालाबार तट, और ये जुआरी से लेकर के ये पूरा यहाँ तक ये आपका कहलाएगा कोंकण तट। क्लियर, ये आपका कोंकण तट। उसी प्रकार से इधर वाली नदियाँ देखोगे तो ऐसे आ रही है एक नदी जिसका कहा जाता है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी के बाद ये है महानदी। तो ब्राह्मणी और महानदी दोनों जो है कि उड़ीसा, तो अभी उड़ीसा में बताया था मैंने उत्कल तट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक नदी मिलेगी जिसका नाम है गोदावरी। फिर यहाँ पे मिलेगा एक नदी जिसका नाम है कृष्णा, और दोनों के बीच में हमने बताया था ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में क्या मिलेगा, उत्तरी सरकार तटीय मैदान। ठीक है, या तो काकीनाडा, काकीनाडा। इसके बाद यहाँ पे आओगे तो ये कावेरी का है, ये कावेरी नदी है। तो कावेरी नदी हमने बताया था ये आपका कोरोमंडल, सॉरी तमिलनाडु में पड़ेगा,
तमिलनाडु में, और यहाँ पे आपका कोरोमंडल है, कोरोमंडल तट। तो यहाँ तक पड़ जाता है कोरोमंडल तट। तो ये क्या आपकी है, सारी नदियाँ हैं। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बंदरगाह, तटीय बंदरगाह पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। हालांकि बंदरगाह तो बहुत होते हैं, बंदरगाह वाला जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें सारी बंदरगाह को मैं कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर हम तट पे देख रहे हैं तो कौन कौन से बंदरगाह हैं, इसके विषय में हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलें, अब हम लोग अगर बंदरगाह के विषय में हम लोग देखें, टाइम क्या हो गया, ठीक है। अगर हम लोग बंदरगाह के विषय में हम लोग देखें तो एक मैप बनाइएगा जरा ध्यान से। अगर हम बंदरगाह देखें, ठीक है, तो जैसे ये मान लो ये मैप हो गया आपका, ठीक। यहाँ पे देखो अगर गुजरात में, तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा, इसका नाम है कांडला, कांडला बंदरगाह। फिर यहाँ पे आप आओगे तो एक और मिलेगा ओखा। फिर इसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पे आप आओगे एक और मिलेगा जिसका नाम है पोखरदर, और एक और आओगे भड़ौच, एक इधर आओगे अंकलेश्वर। तो ये यहाँ पे मिल जाएगा, अर्थात ये पूरा का पूरा एरिया जो है कि यहाँ से मतलब यहाँ तक है, यहाँ तक आपका सूरत का लग जाएगा, ये पूरा का पूरा एरिया। सूरत से लेकर के फिर इधर पे आओगे, एक आपको मिलेगा मुंबई। फिर मुंबई से आओगे तो एक नवी मुंबई मिलेगा, नवी मुंबई। नवी मुंबई के बाद आओगे तो आपको मिलेगा गोवा। गोवा में है एक नाम है मार्मगांव, ये भी बंदरगाह है, ठीक है। ये वाले जो मिलेंगे आपको नवी मुंबई से लेकर के, ये वाले जो ये मिलेगा आपको कोंकण तट पर, कोंकण तट पर। और ये वाला जो मिलेगा आपको गुजरात तट पर। और यहाँ पे गोवा में मर्मगांव है। मर्मगांव के बाद आप आओगे कर्नाटका में मंगलोर, मंगलोर। और इसके बाद केरला में आओगे तो आपको मिलेगा कोच्चि। तो ये जो है कि कन्नड़ तट पे है, ये किस पे मिलेगा, कन्नड़ तट पर। और ये आपका मालाबार तट पे मिलेगा, ठीक है। कोंकण, कन्नड़ और मालाबार और गुजरात, ये सारे मिल जाएंगे, ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आओगे तो कोलकाता, कोलकाता के बाद यहाँ पे आओगे थोड़ा नीचे तो आपको मिलेगा हल्दिया। ये दोनों आपका कहाँ पड़ेगा, वेस्ट बंगाल में। इसके बाद इधर आओगे तो उड़ीसा में मिलेगा पारादीप, ये उड़ीसा में है पारादीप। तो ये किस में आ जाएगा भाई, आपको पता ही होगा ये किस में आ जाएगा, उत्कल वाले में आ जाएगा। और इसके नीचे आओगे तो आंध्रा में मिलेगा आपको, दो मिलेगा, एक विशाखापट्टनम और दूसरा मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम, ठीक है। इसके बाद यहाँ आओगे चेन्नई और नागपट्टनम, ये सब तमिलनाडु में अर्थात कोरोमंडल तट के पास में आएगा। और ये जो है कि आपका उत्तरी सरकार तटीय वाले क्षेत्र पे। और उड़ीसा, ये आपको बता दिया मैंने, उत्कल तट पर।
तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा तट के हिसाब से कौन कौन से बंदरगाह हैं, क्योंकि आपको तट के हिसाब से भी बंदरगाह जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जान पाएंगे तो फिर मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। क्लियर? आगे चलें आगे चलें, देख लें सर क्रिक, लेगून झील भी देख लेते हैं हम लोग, है थोड़ा झीलें भी देख लेते हैं। इतना तक तो समझ में आ गया सभी लोगों को ना? तो मुझे एक बार मैसेज करें और बोलें कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ चुका है, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। अगर इतना समझ में आ गया है तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार आप लोग बताएं, मुझे कमेंट करके बताएं इतना तक समझ में आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार जल्दी से बताएं सभी लोग मुझे। ठीक है, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, मुझे आगे चलने की ज़रूरत है। ठीक है ना? तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। एक नया पेज, अब थोड़ा सा लिख लेते लेगून झील। अब जैसे मान लो कि ये है, ये इस प्रकार से हमने बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि आपने देखा होगा ये जो एरिया है इसको बोलते हैं सर क्रीक, सर क्रीक, और यहाँ पे कोरी क्रीक, कोरी क्रीक कच्छ के रण में ये सब हैं। और ये कौन क्रीक, ये तीनों कहाँ हैं? तो आप बोल सकते हैं कच्छ के रण में है, ये भी झील के हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे दो आपको मिलेंगी। एक का नाम है, ये है केरल में, केरल में एक का नाम है बिंब नाट, और दूसरे का नाम है अष्टामुड़ी। और ये दोनों जो है कि लेगून है, लेगून झील है, ध्यान में रखिएगा। और इसको जो है कि क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में इसे कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ देखूँ तो उड़ीसा वाले में यहाँ पे भी एक लेगून झील है जिसका नाम है चिल्का, चिल्का झील। चिल्का लिख लीजिएगा आप लोग, मैं लिख देता हूँ चिल्का झील, ये उड़ीसा में है। और दूसरी मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये मान लो गोदावरी, और ये है कृष्णा, और बीच में एक झील है जिसको नाम है कोलोरो झील, कोलोरो झील बोला जाता है। ये आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा मैदान है आपको पता ही होगा, उत्तरी सरकार। और यहाँ पर भी एक लेगून झील है। एक लेगून झील का इस तरीके से बता रहा हूँ मैं, इसको बोला जाता है पुलिकट, पुलिकट झील। ये भी लेगून है, लेगून। ये जो है कि तमिलनाडु प्लस आंध्रा के सीमा पर है। अच्छा, लेगून का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि यहाँ से पानी आया, यहाँ से मान लो पानी आया, ये यहाँ बता रहा हूँ मैं। तो इस एरिया में बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कि, जैसे नहीं होता पानी का धक्का लगता है तो होल हो जाता है, तट पर होल हो जाएगा, धीरे धीरे ये होल क्या होने लग जाएगा, बंद होने लग जाएगा। तो ये जब बंद हो जाता है तो इसका पानी ना तो बाहर आ सकता है ना तो जा सकता है। इसको बोलते हैं लेगून। क्या बोलते हैं? लेगून बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं बैक वाटर, पश्च जाल बोलते हैं इसको, या पश्च जल भी बोलते हैं इसको, पश्च जल। क्या बोलते हैं इसको? लिख लीजिएगा, पश्च जल,
स्पष्ट जल बोला जाता है। इतना तक सबको क्लियर हो गया? ये पूरा का पूरा हमारा सब कुछ समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है कि आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे धन्यवाद। और सभी लोग शेयर भी कर दिया करो दोस्त, लाइक भी कर लिया करो यार, इतना मेहनत आप लोग ले कर रहे हैं, इतना तो फर्ज बनता है ना। तो आप पहुंचा दो 2000 के ऊपर जरा आप लोग शेयर करके तो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलो फिर हम लोग मिलते हैं, अब है अगली क्लास में।